हम लोग इस वीडियो में थेल्स थ्योरम के विलोम के स्टेटमेंट को प्रमाणित करेंगे और ये क्वेश्चंस जो है बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए खासकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर जो है थेल्स या पाइथागोरस में से कोई एक थ्योरम तो अनिवार्य रहता ही है। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं थेल्स थ्योरम का विलोम। सबसे पहले जानेंगे कि क्वेश्चंस को अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है थेल्स प्रमेय को जो है लिख कर प्रमाणित करने के लिए। कई बार इसको और भी एक नाम से जानते हैं आधारभूत अनुपातिका प्रमेय के विलोम को लिखकर प्रमाणित करने के लिए, और या फिर ये स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो आप लोग को ये अलग अलग तरीके से रहेगा, लेकिन जब थेल्स थ्योरम को लिखकर प्रमाणित करने के लिए रहेगा तो उस कंडीशन में हमको थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। चूँकि स्टेटमेंट अगर याद नहीं रहेगा तो आपको वहाँ से भी एक मार्क्स कट सकता है। तो थेल्स थ्योरम का जो विलोम का कथन है वो आप याद रखेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है, क्या है इसका स्टेटमेंट? तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, एक ही अनुपात में बांटती है। ऐसा थेल्स थ्योरम का कथन था। लेकिन थेल्स का विलोम जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक रेखा जो है दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रहा है, तो क्या वो तीसरी भुजा के समांतर होगा? बिल्कुल यह कथन थेल्स के कथन का विलोम है। तो चलिए हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं, देखते हैं इसका प्रमाण कैसे होगा। सबसे पहले कथन के अनुसार हम लोग फिगर बनाते हैं, एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में एक त्रिभुज में हम लोग एक भुजा लेंगे जो दो अन्य रेखाओं को, मान लेते हैं ये डी और ई पे कट कर रही है, साथ ही इस भुजा को एक ही अनुपात में बांट रही है। एक ही अनुपात में बांटने का मतलब हुआ इसका रेशियो में AD बाय में DB इक्वल में AE बाय में क्या EC में बांट रही है। मतलब ये रेखा इस प्रकार खींचा गया है, ये अन्य दो भुजाओं को AB और AC को AD बाय में DB इक्वल AE बाय में EC में बांट रहा है। ऐसा पहले से कहा जा रहा है कि रेखा हम खींचे ही इस प्रकार है कि ये रेशियो हमको मिला है। तो क्या ये रेखा थर्ड साइड अर्थात BC के पैरेलल है? यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रमाणित करना है। चलिए फिर जो स्टेटमेंट में जो इस फिगर में बना है उसको हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज ABC में D भुजा AB पर तथा E बिंदु भी कह लगा सकते हैं, E बिंदु भुजा AC पर इस प्रकार लिया गया है कि AD बाय में DB इक्वल AE बाय में EC। ये आपके स्टेटमेंट में कथन में पहले से कहा गया है कि हम D और E इस प्रकार लिए, अर्थात D रेखा इस प्रकार से कट की है जो AB और AC को क्रमशः D और E पे काटती है और साथ ही साथ AD बाय DB और AE बाय EC के बराबर अनुपात में बांटती है।
तो क्या प्रमाणित करना है? तो हमें प्रमाणित करना है, क्या प्रमाणित करना है? कहता है क्या DE जो है क्या वो थर्ड साइड BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, बनावट करना है। ठीक है, तो इस बनावट में क्या करते हैं हम लोग, अगर हमको ये कहा जाता है कि चलो DE रेखा BC के समांतर है, ऐसा प्रूफ करना है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलो DE रेखा BC के समांतर नहीं है, DE रेखा BC के समांतर नहीं है। बिल्कुल सोचना है आराम से, अगर ये DE रेखा BC के समांतर नहीं है तो इस D बिंदु से ऐसी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं पास करती है, तो इस D बिंदु से भी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, और उनमें से एक रेखा अवश्य ऐसी होगी जो BC के समांतर होगी। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी ले कि चलो DE रेखा BC के समांतर नहीं है, तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ से एक रेखा ऐसी पास करेगी जो BC के समांतर होगी? बिल्कुल ऐसा संभव है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं पास करती है और उनमें से एक रेखा ऐसा होगा जरूर कि जो इस रेखा के समांतर होगा। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं ये रेखा खींचे, यहाँ सामने में एक बिंदु है, इस बिंदु से अनंत रेखाएं पास करेगी, ठीक है ना, लेकिन उनमें से एक रेखा ऐसी होगी जो इस रेखा के क्या होगा, पैरेलल होगा, ये निश्चित है। तो एक रेखा तो पैरेलल होगा ही होगा। तो हम लोग क्या मानते हैं, चलो ठीक है, वो रेखा को थोड़ी देर के लिए हम लोग DF मान लेते हैं कि DF एक ऐसी रेखा खींचे हैं जो BC के समांतर है। जबकि हम माने हैं कि D रेखा अभी समांतर नहीं है, तो हम लोग थोड़ा देर के लिए ये मान लेंगे कि चलो DF रेखा जो है BC के समांतर है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, माना DE रेखा BC के समांतर नहीं है। ठीक है, माना DE रेखा BC के समांतर नहीं है, अतः ऐसी कोई ना कोई रेखा अवश्य होगी जो भुजा BC के समांतर हो, तो हम मान लेते हैं कि माना वह रेखा DF है। क्या है, वह रेखा DF है। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लिए अब कि चलो ठीक है, अगर DE रेखा BC के समांतर नहीं है तो निश्चित है कि DE समांतर नहीं होगा, तो कोई तो रेखा होगा जो इसके समांतर है, जो बिंदु D से पास कर रहा होगा। तो मान लिए D से निकलने वाले एक रेखा DF है जो कि कहीं न कहीं BC के समांतर है। ठीक है, समांतर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमाण पे देखते हैं। अगर ये समांतर है तो आपको पता है, अगर एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि DF जो है पैरेलल है BC का, DF पैरेलल है BC का, तो आप थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ से थेल्स थ्योरम कहता है, थेल्स प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर करते हैं तो वो दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। ऐसा हम लोग थेल्स प्रमेय से प्रमाणित कर चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर DF रेखा BC के पैरेलल हो, DF रेखा BC के पैरेलल हो, तो हम कह सकते हैं कि AD बाय में DB इक्वल होगा AF बाय में FC। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर DF रेखा BC के पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की किसी एक साइड के पैरेलल है तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो साइड को इक्वल रेशियो में बांटता है, एक ही अनुपात में बांटता है। तो हम लोग को यहाँ पता चल गया कि AD बाई DB इक्वल में AF बाई FC हो रहा है। बट अगर जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से हम क्या देखते हैं कि प्रश्न में ऐसा बोला है कि AD बाई DB इक्वल है AE बाई C। ऐसा हमारे क्वेश्चंस के स्टेटमेंट से है कि AD बाई DB इक्वल में है AE बाई EC। अगर हम इन दोनों को मैच करें तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का
लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका मतलब है राइट साइड भी इक्वल होगा, क्योंकि इस कथन को अगर मैच करेंगे तो AD बाई DB दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों का राइट साइड भी इक्वल होगा। तो समीकरण अगर 1 तथा 2 से हम देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि AF बाय में FC इक्वल होगा AE बाय EC। जरा ध्यान से देखें तो ये दोनों का जो रेशियो बन रहा है AF बाय में FC या फिर AE बाय में EC, कहीं न कहीं वो AC रेखा का ही भाग है, AC रेखा का ही भाग है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो AC रेखा बन जाता है। तो क्यों ना हम इसको कॉमन करने के लिए अगर दोनों तरफ हम 1 जोड़ दें तो हमारे एलसीएम के मेथड से ये सॉल्व होके AC में बदल जाएगा, क्योंकि जब FC जाएगा यहाँ पे तो AF प्लस FC AC हो जाएगा, फिर AE प्लस EC भी क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो वहाँ से एक साइड कॉमन हो जाएगा और फिर हम FC और EC के बीच में एक रिलेशन बना सकेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो AF प्लस क्या होगा, FC बाय में होगा FC, इधर AE प्लस क्या, EC बाय में क्या होगा, EC। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC बाय में FC और इक्वल में क्या, फिर से AC बाय में EC। तो आप देखेंगे EC और EC क्या हो गया, कट हो गया। फाइनली हमको क्या बच गया, FC इक्वल EC। चलिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा, आगे आप देख सकते हैं इसको। आइए अब इसको देखते हैं। तो जब ये कट चुका है तो फाइनली आपको क्या बचता है, FC इक्वल में EC। चूंकि AC कट चुका है तो FC इक्वल में क्या हो जाएगा, EC। अब जरा ध्यान से देखें तो कहता है कि F से C का डिस्टेंस E से C का डिस्टेंस बराबर है। समझने वाली बात है कि F से C की डिस्टेंस जो है और E से C की डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ऐसा कब हो सकता है, अगर हम ऐसा तभी कह सकते हैं जब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या हो, सेम हो। ऐसा तभी संभव है जब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या हो, इक्वल हो। आया बात समझ में। तो इसके कंडीशन से हम बता सकते हैं, लिखेंगे कि यह तभी संभव है जब रेखा DF रेखा DE के समपाती हो। क्या हो, समपाती हो। समपाती हो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है कोइंसाइड हो, एक ही पॉइंट पे हो, मतलब DF रेखा DE के समपाती हो। समपाती मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखा स्थित होना, ठीक है ना। तो अगर दोनों समपाती होगा तो फिर सिंपल हम कह सकते हैं कि यदि DF जो है पैरेलल है BC का, तो इसका मतलब हुआ कि हम ये भी कह सकते हैं कि DE जो है वो पैरेलल होगा BC का, है ना। क्लियर। हम लोग जब कह सकते हैं कि DF, चूंकि DF हम लोग माने थे कि DF पैरेलल है BC का, तो इसका मतलब है अभी हम लोग ये भी प्रूफ किए कि DF रेखा DE रेखा दोनों सेम ही है। DF रेखा और DE रेखा क्या है, दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब है जब DF BC के पैरेलल है तो DE भी क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। क्लियर है। तो थेल्स थ्योरम का ये प्रमेय आप सबको समझ में आ गया होगा। थेल्स प्रमेय का जो विलोम था उसको हम लोग प्रमाणित किए और अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।